फॉर्म में दिख रहा है, क्योंकि उसके फ्रेम सेम। ठीक है, तो ये सिमुलेशन का पार्ट है, सिमुलेशन का एंड पॉइंट है एक्चुअली। ठीक है, अब हम लोग ये थोड़ा समझने की कोशिश करनी है कि यहाँ हम लोग पहुँचते कैसे। इसमें जो हमने .dpr फाइल लोड की है, .xtc फाइल लोड की है, ये एक्चुअली है क्या चीज़। ठीक, सो इतना तो लॉजिकली समझ में आ रहा होगा कि ये दो फाइल हमने डाउनलोड की है, उससे ये मूवी बनी हुई है, तो उन्हीं फाइल्स में कुछ ऐसा डेटा है जो ये मूवी कर रहा है। यस। अब उस फाइल्स में क्या डेटा हो सकता है, आपको यहाँ प्रोटीन दिख रहा है, ये प्रोटीन की इंफॉर्मेशन इसमें होगी। लिगेंड दिख रहा है, लिगेंड की इंफॉर्मेशन इसमें होगी। एक ही प्रोटीन एक ही लिगेंड। वाटर मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल भी होगा। आपको आयंस दिख रहे हैं, आयंस भी उसमें होगा। तो एक तो ये स्ट्रक्चर्स के पार्ट हैं जो कि उसमें अवेलेबल है। ठीक, तो जो .xtc फाइल आपके पास है, .dpr फाइल है, बेसिकली .dpr फाइल है, आपके स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई सारी चीजें सेव होती है। तो dpr इज कॉल्ड द टोपोलॉजिकल फाइल। उसमें टोपोलॉजी मतलब मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेव की जाती है। ठीक है, तो एक चीज तो आपको दिख गई, देखिए बात क्या है। पहली चीज तो इसमें स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन है। दूसरी चीज क्या चीज है जो आपको इसमें नजर आ रही है, आप बताइए, आपसे स्ट्रक्चर के सारे कंपोनेंट, वाटर, आयंस, प्रोटीन, लिगेंड, सब हमने बता दिया कि सब dpr फाइल में है। इन सारे स्ट्रक्चर कंपोनेंट के अलावा और आपको क्या दिख रहा है, वो हमने लिगेंड बता दिया, वो लिगेंड है, और क्या दिख रहा है। क्या दिख रहा है आगे वो आगे वाला इधर करो और ध्यान से देखिए और हमें बताइए, हमें आंसर ही आपसे ही चाहिए। बॉन्ड्स उसको भी थोड़ा स्लो करना है। बॉन्ड्स भी तो ये है, इसकी कुछ स्पीड है, वाटर बिल्कुल मॉलिक्यूल्स slow से करना है। अटैच हैं। अभी ईच इंडिविजुअल फ्रेम आपको दिख रहा है अंदर। ये स्पीड थोड़ी तेज थी तो आपको ध्यान से स्लो कर सकते हैं। एक फास्टर भी मुझे थोड़ा ब्रेक करके यस। अभी आपको क्या दिख रहा है, सेल लोकेशन स्ट्रक्चर के अलावा क्या दिख रहा है, अलग अलग फ्रेम्स दिख रहे हैं आपको, इमेजेस और फाइंड कीजिए, तो मैं तो बोलूँगा ही। सर वो अपना प्रोटीन स्ट्रक्चर ये डॉग है, डॉग ऑलरेडी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। एक चीज आपको दिख रहा होगा, इसमें डायनेमिसिटी है, मूवमेंट है। हाँ, ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि एक पहला फ्रेम यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया, अगला फ्रेम यहाँ रिकॉर्ड किया गया, ऐसे ठीक, और 5000 प्लस फ्रेम्स यहाँ रिकॉर्डेड एक सीरीज में लगेगी। तो ये रिकॉर्डिंग का जो फ्रेम है, इसको क्वान्टिफाई क्या उसको टाइम स्केल में कर सकते हैं कि पहली फ्रेम जब ली गई होगी तो टाइम कुछ और होगा, यस सर। डिफरेंट दूसरा फ्रेम किसी दूसरे टाइम स्केल पर टाइम लैप्स के अकॉर्डिंग स्केल टाइम होगा, यस। नेक्स्ट वैल्यू अलग अलग टाइम पर ये फ्रेम्स दिए गए हैं, इसीलिए आपको ये डायमेंसिटी दिख रही है। ठीक है, ये फ्रेम्स की जो रिकॉर्डिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। क्या सर? टाइम स्केल पर ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी। ठीक है, तो ये ट्रैजेक्टरी की इंफॉर्मेशन .xtc फाइल है। .dpr में क्या है, स्ट्रक्चर की सारी फाइल है, टोपोलॉजी। xtc फाइल में डायनेमिसिटी की फाइल है। यहाँ पर आपको फ्रेम हम केवल 5000 प्लस दिखा रहे हैं, लेकिन जो xtc की फाइल है उसमें जो सिमुलेशन हुआ है उसमें 5 करोड़ ऑफ द स्टेप्स लिए गए हैं, 5 करोड़। इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम सिमुलेशन। 100 नैनोसेकंड का सिमुलेशन की रिकॉर्ड यहाँ।
ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भाई डॉकिंग करते वक्त तो आप लिगेंड ले रहे थे, प्रोटीन ले रहे थे, आपने यहाँ पर डिफरेंस क्या किया, वाटर लगा दिया, सॉल्ट लगा दिया, इसमें डायनेमिसिटी कैसे आई इसमें? डॉकिंग में तो डायनेमिसिटी नहीं थी, यस सर। एक स्टिल फोटो थी वहाँ पर, हाँ। वहीं पर आप इंटरेक्शन देखते थे, इंटरेक्शन तो यहाँ पर भी है। अगर आप स्पेसिफिक फ्रेम को देखें तो स्पेसिफिक फ्रेम डॉकिंग का ही एक स्टिल फोटो है, यस सर। लेकिन डायनेमिसिटी इसमें इंक्लूड कैसे की गई है, टाइम पर इसको कैसे रिकॉर्ड किया गया? क्वेरी यहाँ पर समझ में आ रही है? सो इस क्वेरी को आप पकड़ के रखिए, क्योंकि ये सारा डिस्कशन केवल इसी क्वेरी से जुड़ा हुआ है। डायनेमिसिटी जनरेट कैसे होती है? तो डायनेमिसिटी को जनरेट करने के लिए कोई ऐसा तो पैरामीटर होना चाहिए जो डायनेमिक बिहेवियर को शो करे, ठीक, जिसमें टाइम इंक्लूडेड हो, जिसमें डायनेमिसिटी का रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है? सर तीनों एक्सिस पे एक्स वाई और डायमेंशंस, इन्होंने डायमेंशंस की बात की एक्स वाई जेड, ठीक है। डायमेंशन तो हम लोग भी कमरे में है, लेकिन अगर मैं नीचे खड़े रहे तो हम डायनेमिक नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे को आप कैसे बोलेंगे कि ये डायनेमिक है? अगर हम चल रहे हैं, आप चलते हुए दिखाई देते हैं, राइट। टाइम के रेफरेंस में अगर हम डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं, अब इसमें देखिए यहाँ पर एक कोई मॉलिक्यूल है, लेकिन अगले टाइम फ्रेम में ये दूसरी जगह पर पहुँच जाता है। तो क्योंकि हम टाइम के स्केल को कंसिडर कर रहे हैं और टाइम के ही रेफरेंस में अगर हम डिस्टेंस को भी कंसिडर कर रहे हैं तो हमको डायमेंसिटी दिखाएगी। इसका मतलब इस सिमुलेशन में टाइम फ्रेम के साथ साथ डिस्टेंस को भी मेजर किया गया है। यस, नो, यस सर। यस, क्लियर है इतनी बात? अब हमें बताइए कि डिस्टेंस किस चीज का मेजर किया गया है? सारे मॉलिक्यूल्स। इन्होंने कहा ड्रग और मॉलिक्यूल का, और भी वाटर सारे मॉलिक्यूल्स जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उस इन्होंने कहा कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स का एक इसके पैड थे, वाटर मॉलिक्यूल, सॉल्ट, प्रोटीन, लिगेंड, सभी का डिस्टेंस मेजर किया गया। थोड़ा और रिफाइन कीजिए। जब सॉफ्टवेयर को हम मॉलिक्यूल देते हैं, सॉफ्टवेयर को नहीं पता होता है कि वो लिगेंड है कि प्रोटीन है कि वाटर मॉलिक्यूल है, यस सर। तो फार्मा है, फार्मा नहीं किया, ठीक है। ऐसा और थिंकिंग कीजिए कि आप डिस्टेंस किस लेवल पर कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, आपका प्रोटीन, लिगेंड, वाटर मॉलिक्यूल्स तो ठीक है, और थोड़ा सा रिफाइन कीजिए। किस पर? एटॉमिक लेवल। इनका क्वेश्चन परफेक्टली सही है, जितनी कैलकुलेशन है वो एटॉमिक लेवल पर हो रहा है। आपको याद होगा सिमुलेशंस में हम लोग पीडीबी फाइल यूज करते हैं, और पीडीबी फाइल के अंदर जो एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स लिखे रहते हैं वो एटॉमिक लेवल पर, वो भी एटॉमिक टाइप पर है। एटम टाइप आपको डिस्क्राइब किया था ना। हर एक एटम रिलेटिवली दूसरे एटम से क्या इंटरेक्शन कर रहा है या किस तरह से अट्रैक्टिव या रिपेल हो रहा है, वो ही डिफाइन करता है इसकी डायमेंसिटी। अब देखिए यहाँ पर अगर ये कोई वाटर मॉलिक्यूल है या प्रोटीन है, क्वेश्चन ये साइड से निकल गया है प्रोटीन का। अब इसका इसके साइड के वाटर मॉलिक्यूल से क्या इंटरेक्शन है, वो कभी आपको अट्रैक्ट होता दिखाई देगा, कभी आपको रिपेल होता है। हाँ, तो उनके रिलेटिव अट्रैक्शन और रिपल्सन की वजह से उनमें डायनेमिक बिहेवियर क्रिएट हुआ, और ये टाइम फ्रेम में उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। बात क्लियर? ये सारा मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स का प्रोसीजर जो है वो लॉजिकली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक, लेकिन हार्डवेयर के फॉर्म में बस वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो आपको इस बात की नहीं चिंता करनी है, जब आपको सिमुलेशंस करने होंगे तो आपके पास सिस्टम होगा ही होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर था कि एटॉमिक लेवल पर डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। यस। थोड़ा सा हम लोग थोड़ा बैक हो जाते हैं एकेडमिक लेवल पर। अब जब डिस्टेंस है और टाइम है तो आप क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं? स्पीड। स्पीड। सभी लोग ध्यान दीजिए। हाँ, स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। डिस्टेंस और टाइम है तो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग? स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम। हाँ, और अगर आपके पास स्पीड आ गई है तो और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एक्सेलरेशन। सभी को याद आ रहा होगा, स्पीड बाय टाइम।
सो एक्सप्लोरेशन है तो और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं आप? मोमेंटम मोमेंटम एम भी कर दीजिए, ठीक है, या फिर मास के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो फोर्स कैलकुलेट फोर्स हो निकल जाएगा। जाएगा। दैट मीन्स अगर एटम्स में रिलेटिव मूवमेंट है तो वो फोर्स भी जनरेट कर रहे होंगे। हाँ। अब फोर्स को भी हम डायरेक्टली डिस्टेंस और टाइम से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। Yes, जैसे sir. हम Yes, क्योंकि sir. हर एक एटम का अपना मास अवेलेबल है और जितना जो खसक रहा है मूव कर रहा है उससे डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए और टाइम का फ्रेम आपके पास है तो रिलेटिव फोर्सेस भी कैलकुलेट हो जाएंगे। अब आपके पास फोर्स भी है, वो ध्यान देकर सुनिएगा, फोर्स भी है, डिस्टेंस भी है, टाइम भी है। अब और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? चलिए मान लीजिए मास और स्पीड है तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? अट्रैक्शन रिपल्सन तो उसका फीलिंग है, लेकिन क्वांटिफाई क्या कर सकते हैं? अगर हम कहें इक्वेशन को ये 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कैलकुलेट उसी डिस्टेंस टाइम से कैलकुलेट हो जाएगी। यस सर। अब काइनेटिक है तो काइनेटिक कहाँ से आया? कोई पहले से तो मूव नहीं कर रहा होगा। नो सर। अगर हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं उससे पहले स्टैग्नेंट थे, तो हम स्टैग्नेंसी के बाद हम उसको मूवमेंट जब आया तो वो कहाँ से डिराइव हुआ है? इनिशियल स्टेज पर हमारी एनर्जी क्या है? काइनेटिक है? नो सर, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी। सो जब लिगेंड प्रोटीन स्ट्रक्चर पूरे सॉल्वेंट के साथ इनिशियल फेज पे लिए जाते हैं तो दे आर कंसीडर्ड विद द फिल्ड विद द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यस। और जब उनका सॉल्यूशन करते हैं तो वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी डिराइव कर दी जाती है काइनेटिक्स में, हाँ। mv 1/2 mv²। हाँ। काइनेटिक एनर्जी जैसे होती है उसके बाद हम रिलेटिव फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं, F = ma। हमें हाँ। जब हमको फोर्स पता चलता है तो हम उससे एक्सेलरेशन पता करते हैं और एक्सेलरेशन से स्पीड, उसके बाद हम डिस्टेंस के लेवल पर उसको मार्क कर लेते हैं और टाइम और डिस्टेंस को XTC फाइल में सेव कर देते हैं। जो XTC फाइल आपको दिया गया है यस। उसमें टाइम और डिस्टेंस सेव है, तभी ये सारी कहानी चल रही है। कुछ लिंक कर पाया? यस सर। दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। सो एमडी सिमुलेशन में जो कुछ भी हो रहा है उसका जो बेसिक ओरिजिन है वो ओरिजिन है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो लॉजिकली आप इसको देखिए, उसके बाद समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। ये मूवी आपने बना ली है सक्सेसफुली एक ही बार में। कुछ लोगों को टफ लग रही थी, लेकिन ये टफ तो नहीं, ठीक है। पहली बार करने में तो इतना तो होता ही है। हम इसको स्टॉप करते हैं यहाँ पर और उस प्रेजेंटेशन पर आते हैं जहाँ से हमें आपको इसकी थ्योरी से इंट्रोड्यूस कराना है। ऑल्दो मैंने जो डिस्कशंस किए हैं दे आर द लॉजिक्स, लेकिन आपको कुछ विजुअलाइजेशन में आपको दिखना चाहिए उसको, ठीक है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरा सिस्टम पर लोड ले रहा है। बंद कर दो तुम। इसको बंद कर दो। मेरे भी सिस्टम पे लोड। आप लोग के सिस्टम में इतना लोड न ले रहा हूँ। लोड ले। MD फाइल पे आ जाओ। लोड ले डाटा। सो अभी डॉकिंग से एमडी की तरफ जब मूवमेंट की बात है तो आप इसको कुछ कोरिलेट कर पा रहे होंगे अपने इंटरनल थॉट प्रोसेस से, ठीक है। सो दैट इज द मेन थिंग दैट शुड बी ग्रोन इन योर माइंडसेट आफ्टर दिस वर्कशॉप। सो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। सिमुलेशन पढ़ेंगे। तो इसको मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको इसको ज़्यादा बोर नहीं करते हुए बताऊँगा, लेकिन जो अभी तक डिस्कस हुआ है उसको ही आप ध्यान से सुनिएगा। इस स्टडी के बाद हम लोगों को मॉलिक्यूलर एडमिट को डिस्कस करना है, जो एक फार्माकोकाइनेटिक्स का पोर्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और क्लिनिकल ट्रायल के लेवल पर सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
उसमें ज़्यादा हैंड्स ऑन की प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सर्वर्स पर चलते हैं और सिंपल आपको स्ट्रक्चर चाहिए होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर्स के बेस पर रन करता है। देखते हैं एक बार वीडियो बनाया नहीं कि यहाँ पर सर्विस करेगा। तो देखिए ये कहानी है, चाहे प्रोटीन स्ट्रक्चर हो या लिगेंड स्ट्रक्चर हो, कोई भी स्ट्रक्चर है उसमें एटम्स देखिए एक ही टाइप के हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, ये सब तो है, लिगेंड प्रोटीन दोनों में। पीरियोडिक टेबल के और कोई एटम्स इसमें नहीं है, यही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक। नीचे जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है उससे भी कोई मतलब नहीं है। ये वो पोर्शन है जो हमने आपसे अभी डिस्कस किया था, ठीक। हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी से डिस्टेंस का क्या रिलेशन है, और ये कैलकुलेशन सारे मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स पर लाई करता है। ग्रोमेक्स सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस करता है वो मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स पर है, न्यूटन्स लॉ पर, फोर्स एम ए ये सब कैलकुलेट करता है। आज के समय में कुछ क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू इन्हीं मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को कैलकुलेट किया जा रहा है, वो इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है। सो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ बायोफिजिक्स, ठीक है, ओके। सो जो भी सिमुलेशन हम लोग करते हैं उसमें दो टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं बेसिकली, एक तो डायनामिक सिमुलेशन का, दूसरा फोर्स फील्ड का। अब फोर्स है तो फील्ड्स है, जब मूवमेंट हो रहा है भाई एट द एंड एटम्स मूव कर रहे हैं, डायनामिक कंडीशन आ रही है, तो एटम्स हैं तो एटम के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, चार्जेबल फॉर्म में होंगे। तो जब चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फोर्स फील्ड। सो ये तीन वो महान लोग हैं जो कि आज की डेट में हंसने की बात नहीं है, दे आर नोबेल प्राइज विनर्स। इन्होंने फोर्स फील्ड को डिफाइन किया है, 2013 में इनको नोबेल प्राइज मिला है केवल इसी बात के लिए कि इन्होंने जो मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाए हैं। जब फोर्स फील्ड की बात करें तो याद है इक्वेशन, जैसे क्यूसा मॉडल इक्वेशन होता है, फोर्स फील्ड की इक्वेशंस ही हैं, ठीक है। सो इन्होंने वो मैथमेटिकल इक्वेशंस जनरेट किए हैं जिससे आप किसी मॉलिक्यूल के फोर्स फील्ड को प्रिसाइजली बता सकते हैं, जैसे नेचुरली है वैसे ही वो इक्वेशन से भी आएंगे। मतलब इन्होंने भी मॉडल बनाया है, जैसे आपने क्यूसा मॉडल बनाया था, एक छोटा एग्जाम्पल था एकेडमिक लेवल पर, लेकिन इन लोगों का ब्रेन का लेवल हमारे पास तो नहीं है, ठीक है, दे आर जीनियस। तो इन लोगों ने किया है और इन्हीं के बेस पर जितने भी, जैसे कि आपको सबसे पहला नाम इसमें दिख रहा होगा मार्टिन कैप्लस। ये जो आप ग्रोमेक्स के अंदर फोर्स फील्ड यूज कर रहे हैं आज की डेट में, स्पेसिफिकली चार्म फोर्स फील्ड, चार्म 36 वो इनका बनाया हुआ है, ठीक। इन्होंने पब्लिकेशंस की, इक्वेशंस आई, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने उन्हीं इक्वेशंस को यूज किया। ये बनाया था इन्होंने 30-35 साल पहले, नोबेल प्राइज 13 में मिला, ठीक है। उनको आप लेक्चर देखते हुए लीजिए, 92-93 ईयर्स के ऐसे चलते हैं। तो आज आप काम करेंगे ना, तो जब दांत टूट जाएंगे तब आपको नोबेल प्राइज मिलेगा। तो क्योंकि आज ही सोच लीजिए, आज सबसे ज़्यादा पोटेंसी अब दिमाग में तो नहीं आएगी, लेकिन इन लोगों की रहती है। थैंक्स कि ये लोग हैं तो हम लोगों का लेक्चर भी चल रहा है, डिस्कशन भी चल रहा है, ठीक है। सो इनिशियली हम लोग एज्यूम ये करते हैं कि एक 3D बॉक्स है, उसमें कोई एनर्जी नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद उसमें एज्यूम करते हैं कि हमने उसमें लिगेंड प्रोटीन पुट कर दिया है। अब आपको ये सारी बातें दिखाई दे रही हैं, हो रही है कि नहीं? और नहीं हो रही तो बताइएगा। अब इम्पोर्टेंट क्या है, जब लिगेंड प्रोटीन्स और उसके एटम्स वगैरह आप एज्यूम करते हैं तो वहाँ और भी एस्पेक्ट्स होते हैं। जब आप एटम्स एज्यूम कर रहे हैं तो मैंने हाथ से बना दिया है, मुझे लगा ज़्यादा इजी है। मास वहाँ पर है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी आपने एज्यूम कर लिया था अभी। अब देखिए स्पेस भी है, जो पीडीबी फाइल में x, y और z कोऑर्डिनेट्स हैं। इसके अलावा क्या चीज़ है,
एटॉमिक मूवमेंट, एटम टू एटम मूवमेंट जो होता है वो फेम्टोसेकंड में होता है। femtosecond 10 to the power -15 सेकंड। is known as एक एटम femtosecond. दूसरे एटम के पास इंटरेक्शन करने जाएगा, इंटरेक्शन या रिपल्सन कुछ भी होगा, 1.522 फेम्टोसेकंड का टाइम इसमें लगता है। ठीक है, अगर आपको एटॉमिक लेवल पर डिस्टेंस या एनर्जी कैलकुलेशन कुछ भी करना है तो आपको सारे कैलकुलेशन फेम्टोसेकंड में करना है, 10 to the power -15। मैंने आपसे सिमुलेशन का टाइम क्या बताया था, 100 नैनो सेकेंड, 10 to the power -9 पर हम लोग यूज कर रिकॉर्ड किए हैं इसको, जबकि एटॉमिक मूवमेंट -15 पर होता है। ये सिमुलेशन पैरामीटर्स इंक्लूड किए जाते हैं ड्यूरिंग द सिमुलेशन विद द GROMACS। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम एटॉमिक इंटरेक्शन देना चाहते हैं, तो हमको एटॉमिक लेवल पर वो माइक्रोस्कोपिक आई चाहिए जो ये डिस्टेंस है, Yes. ये जो टाइम है। ठीक है, तो इसको आप से लेंस का रेजोल्यूशन समझ सकते हैं कि कितने प्रिसाइज लेवल पर है। ठीक है, ये सारी बात बाकी कहानियां कि इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हो रहे होंगे, फोर्सेस जनरेट हो रहे होंगे, एक्सीलरेशन होगा, बाकी चीज जो आपने बता दी ये लिखिए आप। इसके अलावा सिमुलेशन के समय हम कुछ बाउंड्री कंडीशन डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसलिए डिफाइन करते हैं कि जब आप सिमुलेट कर रहे हो तो आपके एटम जो है बॉक्स से बाहर ना आए, तो जब डिस्टरबेंस हो जाएगी तो उसमें सिमुलेशन करना। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों ने एनपीटी एलपीटी सब पढ़ा होगा, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है। सो टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम को भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है क्योंकि आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है। जब दो आइटम्स इंटरेक्शन कर रहे हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस उसमें हो रही होंगी, डेल्टा एच किस एनर्जी के थ्रू में वो आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, वो तभी कर सकते हैं जब एनपीटी और एनपीटी को कंसिडर कर रहे हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स में इंक्लूडेड है। क्लियर है इतनी बात? अगर जहाँ ना हो तुरंत हमको रोकिएगा। ठीक, अब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कैसे होती है। 1/2 mv² तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो स्टैग्नेंट फेज में एनर्जी है वो कैसे कैलकुलेट होगा? तो देखिए उसका एक जनरलाइज फार्मूला मैंने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया है ताकि आप इसको समझ सकें। अगर कोई स्ट्रक्चर रुका हुआ है ऐसे, तो उसमें क्या रुका हुआ है, उस पैरामीटर को थोड़ी देर भूल जाइए। ये पैरामीटर फिजिक्स के फार्मूले से जनरेटेड है, इसको रोक दीजिए, ये आपका कोएफिशिएंट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पर देखिए, जब कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है तो उसमें बॉन्ड्स हैं, एंगल्स हैं, दो अलग अलग बॉन्ड अलग अलग एंगल पर हैं, डिफरेंट टाइप के फोर्सेज हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरे विद नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग डिफरेंट टाइप। ये सारे जो पैरामीटर्स हैं या कॉम्बिनेशंस हैं विद द एटम टाइप्स, इनको कंबाइंड फॉर्म में जब हम फिजिक्स के कुछ डिफाइंड रूल्स पर रखते हैं तो जो कैलकुलेशन बनता है वो डिफाइन करता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये चीज़ को आपको लॉजिकली एब्जॉर्ब करना है कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कैसे होगी। हम लोग को मैनुअली नहीं करना है, ये सॉफ्टवेयर के अंदर हो रहा है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो कैसे होगा। हम इनपुट दे रहे हैं आपको और एटम्स की, लेकिन ये सारे कैलकुलेशन एटम्स के बेस पर ही सारे हो रहे हैं। आप जो पीडीबी फाइल देते हैं उसमें क्या देते हैं, एटम्स का लोकेशन देते हैं, XYZ लोकेशन। तो लोकेशन के बेस पर वो बॉन्ड कैलकुलेट कर लेगा, उसी लोकेशन पे उसका एनर्जी कैलकुलेट कर लेगा, फोर्स कैलकुलेट कर लेगा, और इस इक्वेशन में पुट करके एनर्जी कैलकुलेट कर लेगा। आपने इनपुट ये दिया, इसके लिए रॉ मटेरियल दिया, उसमें सारा काम बाकी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कई डिस्कवरीज की गई हैं। यहाँ पर आपको लिस्ट दिख रही होगी, जैसे हमने अभी यहाँ पर लिखा है MM2, चार्म, एम्बर, PLS। ये जो लिस्ट है छोटी सी, ये वो लिस्ट है जिसके थ्रू आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे। या तो पैकेजेस GROMACS में जनरली हम लोग चार्म का इस्तेमाल करते हैं, PLS का इस्तेमाल करते हैं, यूज सारे होते हैं लेकिन सबकी अपनी कैपेसिटी है। सबसे टॉप में ऊपर चार्म है और PLS। ठीक है, दिस ऑल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब इन जनरल फॉर्म मैंने ये जो आपका इक्वेशन दिया था, इस इक्वेशन को मैंने थोड़ा और ओपन किया।
ताकि आपके माइंड में बने कि इक्वेशन एक्चुअली में कैसी है। अभी देखिए, अब ये एक जनरल पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है, ये सिंपल इक्वेशन है। पहला सेक्शन देखिए, हर सेक्शन के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। Yes, sir. कुछ आप familiar होंगे इससे। ये इक्वेशन है, देखिए इसमें लिखा है बॉन्ड्स, एंगल, टॉर्जन, मतलब वो सेक्शन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इक्वेशन एटम टू एटम बॉन्ड के लिए रिप्रेजेंटेशन है। अब ये R0 ये दो पैरामीटर्स हैं। R0 का मतलब हुआ कि किसी एक एटम का जो बॉन्ड बनेगा किसी दो एटम के बीच में बनेगा, एटम का जीरो टाइम पर क्या लोकेशन है, उससे जैसे टाइम चेंज हुआ इसका डिस्टेंस कुछ और हो गया तो दूसरा। और ये जो शुरू में लिखे हैं दीज आर द कांस्टेंट वैल्यूज आर न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। इसी तरह से एंगल के लिए एंगल का एंट्री, टॉर्जन्स के लिए एंगल्स की एंट्री। यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी का इंक्लूजन है, इसको तो आप पहचानते हैं, कूलम्ब्स लॉ। इसमें चार्ज है, दो एटम्स के दो चार्ज हैं, उनके बीच का डिस्टेंस Distance है. तो आप देखो कि यहाँ जो भी पैरामीटर्स यूज किए गए हैं वो आपकी दी हुई पीडीएफ फाइल से डिराइव हो गए हैं। पीडीएफ फाइल में देनी तो इंफॉर्मेशन है, एटम और एटम टाइप्स का रिप्रेजेंटेशन, कौन सा कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक्स वाई जेड की लोकेशंस हैं और साथ में चार्जेस। Yes, sir. इन्हीं सारे एंट्री से सब कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं। इजी है, समझ में बात आ रही है Sir, जी। sir उसमें टॉर्जन क्या है? टॉर्जन का मतलब होता है एटम, जैसे कि एक बॉन्ड है, इसको अगर आप ऐसे छोड़े हैं इसको ये रोटेशन कैसे होती है, मतलब एक बॉन्ड अपने आप को कितने फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बनता है। Flexibility. इम्प्रॉपर ये पोटेंशियल एनर्जी का एक पैरामीटर है। जब इन सारे कैलकुलेशंस को किया जाता है तो कुछ ऐसे लूप होल्स बचते हैं जिनके लिए कोई इक्वेशन नहीं है, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए कुछ ऐसे पैरामीटर्स रखे गए हैं, इनको इम्प्रॉपर टर्मिनोलॉजी। जैसे होता नहीं कि आपने सारे काम तो परफेक्ट किए लेकिन कुछ कमी रह गई है, उसके लिए कुछ आप बायस वैल्यूज ऐड कर देते हैं, तो वाइस को लेना सी जो है वो इम्प्रॉपर वैल्यू, ठीक है। एडजस्टमेंट के लिए क्या है, अब इसी जनरल फोर्स फील्ड के ये सब डिस्क्रिप्शंस हैं। हम आपको केवल विजुलाइज करा दे रहे हैं, इसका डिस्क्रिप्शन समझने की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये इक्वेशंस अलग अलग हैं, ठीक है। एंगल के बेस पर देखिए, एंगल बेंडिंग की बात करते हैं, तो एंगल है तो अभी कितना बेंड होता है, जो भी आप थॉट प्रोसेस एटम्स के बीच में सोच सकते हैं, हर चीज़ के लिए इक्वेशंस बनाए और तभी ये वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जीनियस माइंड ने कर दिया है, अभी भी आपको फिगर बनाने में अगर दिक्कत हो तो कहेंगे कॉम्प्लेक्स, ये क्या कॉम्प्लेक्स था। चलिए टॉर्जन को देखिए डिफाइन किया गया है, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप स्किप कर रहा हूँ। इंटर मॉलिक्यूल मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, लिगेंड प्रोटीन, वाटर लिगेंड, वाटर प्रोटीन, इस टाइप से, मतलब ये सेक्शन था इंटर, ठीक है। भाई एक समय में तो इंटर भी हो रहा है, इंट्रा भी हो रहा है, प्रोटीन का अपना स्ट्रक्चर है, Yes, sir. प्रोटीन के अपने इंटरनल जो एटम्स है वो भी तो इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो ये डिस्क्रिप्शन के लिए कभी डिटेलिंग की जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे फिर। अभी ये है कि वो ये इक्वेशन सारे यूज हो रहे हैं, हम उसको एक इम्पोर्टेंट पार्ट हम ऐड कर दें, इसमें जितने कैलकुलेशंस हो रहे हैं they are actually dependent upon these parameters। ये आपके पास किस तरह का ये प्रॉपर्टी है, sp2 sp3, इस पे आपने पढ़ा होगा, Hybridization. सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट इसमें इस्तेमाल होते हैं फोर्स फील्ड के कैलकुलेशन में, इनको एम्पेरिकल फोर्स फील्ड कहते हैं। एम्पेरिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि दे कैन बी ओनली डिफाइंड बाय द एक्सपेरिमेंट्स, जो केवल एक्सपेरिमेंट से डिफाइन किए जाए उनको एम्पेरिकल बोलते हैं, ठीक है। थ्योरी नहीं है ये, एक्सपेरिमेंटल। ये एक लिस्ट है, देखिए डिफरेंट फोर्स फील्ड जो हमने अभी आपको बताया था।
अभी मैं इसको स्किप कर देता हूँ कि अच्छा अभी हमने आपसे कहा कि हर एक जो इक्वेशन बनी है उसमें एक ऑप्शन वैल्यू ये देखिए ऐसे है। जैसे देखिए कार्बन टू कार्बन इंटरेक्शन, देखिए सब जगह कार्बन है, लेकिन अगर ये sp2 sp3 और sp3 हाइब्रिडाइज के बीच में है तो इसके लिए देखिए एक ऑप्शन वैल्यू अलग है। sp2 sp3 के बीच में एक ऑप्शन वैल्यू कुछ और है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसकी वैल्यू अलग है। ये सारे वैल्यूज जो हैं वो फिजिक्स के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके इनको डेटाबेस में सेव कर दिया गया है बैकएंड और उनको ही यूज करके ये सिमुलेशन करते हैं। ये तीन जो महान लोग थे वो ये काम करते हैं, ये पैरामीटर्स निकालते हैं, बने हुए इक्वेशंस में या बनाए हुए इक्वेशंस में पुट करते हैं और हम लोग के सामने परोस देते हैं। हम लोग कहते हैं ये बहुत टफ है, कहना नहीं है आपका टफ करवाना चाहते हैं। ये टफ नहीं है, ये इजीएस्ट वे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, तो बाकी मैं भी इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं तब इसको क्लियर करना है। लंच ब्रेक हो गया क्या? हाँ सर लंच थोड़ा सा पहले तो फिर अगले बार तो छुट्टी करनी पड़ेगी तुम लोगों को। एक तो ये डिफरेंट फूड्स फील्ड है, मैं इसको जैसे स्टार्ट करने वाला अभी कुछ नहीं है। ये देखते जाइए कि इक्वेशन से आपका पावर होता है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, जैसे सिमुलेशन होता है लेकिन इसमें लाइंस बनी हुई हैं, दीज आर कॉल्ड द बाउंड्री कंडीशंस। उनको हमें बनाना होता है जानबूझ करके, अदरवाइज हमारे एटम सिमुलेशन के समय रिपल होते होते भाग जाएंगे नाम से। एक ये में डिफाइन किया, इनको बाउंड्री कंडीशन कहा जाता है। अगर ये सिस्टम से बाहर जा रहे हैं तो सिस्टम इनको वापस उसी में खींच देगा कि ऐसे सिमुलेट कर। आपको ये पता होगा कि अगर दो एटम्स एक डिस्टेंस पर हैं, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर, तो सबसे पहले उनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन का जो अगर सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा और अलग अलग है तो अपोजिट जाएंगे तो फिर अट्रैक्शन देगा, इसीलिए वो बाउंडेड फॉर्म में। लेकिन एक लेवल्स के बाद वो ज़्यादा नज़दीक आ भी नहीं सकते। अगर ये डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 1.8 एंगस्ट्रॉम तक आती है उसके बाद भी उनका अंदर रिपल्सन होगा और ये जो फीलिंग है इसी वजह से डायनेमिसिटी दिखाई देती है। पहले अट्रैक्शन हुआ, जैसे पास आने लगे मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होने लगी, रिपल्सन होगा, जैसे रिपल्सन होने लगेगा फिर अट्रैक्शन होने लगेगा। ये ऐसे ही स्प्रिंग की तरह ही मूवमेंट होता है। ठीक है, ये दो एटम्स के बीच में है, इसमें मोर देन 5000 एटम्स एक साथ काम करेंगे तो सोचिए कितना मेसी इंट्रैक्शन होगा और सब रिलेटिव। यहाँ पर तो इंट्रैक्शन से आप एक एटम लें और लास्ट में वहाँ एक एटम लेगा तो इसके बीच में बहुत सारे एटम्स हैं, तो इनका आपका इम्पैक्ट लास्ट को भी पड़ रहा है, इस तरह से एज्यूम किया तो रिलेटिव इंट्रैक्शन है सारा। ठीक है, तो ये टर्मोलॉजी मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। ओके, ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और ऐड कर लेते हैं। भाई आपकी एनर्जी खत्म हो गई, लैपटॉप की एनर्जी। सर थोड़ा 5-10 मिनट का ब्रेक है।